शुरू करता लेक्चर नंबर 1 ईएमआई के फर्स्ट लेक्चर में। उसमें सबसे पहले एक क्वेश्चन डिस्कस हुआ था। ये अपने मैग्नेटिज्म चैप्टर का ही है। व्हाट शुड बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ बी नॉट सो दैट द लूप टॉपल्स। मतलब ये एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है, लेट से एक ऐसा प्लेन है, कॉपी जैसा एक प्लेन पड़ा है। उसके ऊपर मैंने एक कॉइल बिछा रखी है, ऐसे गोल गोल कॉइल है, ठीक है। उस कॉइल के ऊपर उसकी रेडियस आर है और ऐसे हॉरिजॉन्टली ऐसे ही एक मैग्नेटिक फील्ड लगी हुई है, ठीक है। तो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है, तो आप बोल रहे हैं कि इसमें मिनिमम वैल्यू ऑफ बी नॉट कितनी दे दें अपन आई कैप में, ताकि ये टॉपल कर जाए। टॉपल का मतलब क्या होता है? एक होता है स्लाइडिंग। स्लाइडिंग का मतलब होता है कि भाई स्लाइडिंग का मतलब है कि ये ऐसे ऐसे घसीटते हुए जा रहा है। टॉपल का मतलब क्या हो गया कि ये ऐसा है, अब ये मतलब ऐसा ऐसा करके जाए, ऐसा पलट जाए, इसको बोलते हैं टॉपल करना। जैसे बॉक्स अगर ऐसे चल रहा है, एक स्क्वायर बॉक्स है, तो वैसे पलट जाता है, उसको बोलते हैं टॉपल करना। और ये होती है स्लाइडिंग। दोनों में फ़र्क होता है। तो बोल रहे हैं ऐसा कितना अपन मिनिमम उसकी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दे दें ताकि ये टॉपल कर जाए। ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट है टॉपल का। मैंने एस से रिवाइज़ किया कि जैसे एक बॉक्स पड़ा है, नीचे एम लग रहा है, ऊपर न्यू एन लग रहा है नॉर्मल, ठीक है। तो अब यहाँ पे वापस नीचे एम लग रहा होगा, पॉइंट ए की बात करें तो ऊपर नॉर्मल लग रहा होगा, और कुछ एच डिस्टेंस ऊपर पे फोर्स लग रहा होगा एक्सटर्नल, जो अपन लगा रहे हैं उसको टॉपलिंग या फिर स्लाइडिंग के लिए, और पीछे फ्रिक्शन लग रहा होगा। तो टॉर्क अबाउट ए अपने को ज़ीरो करना होगा, सॉरी टॉर्क अबाउट ए ही अपने को निकालना है, वही अपने को टॉपलिंग का कंडीशन देगा। तो एन एल बाई टू, एन इंटू एल बाई टू, टॉर्क अबाउट ए नहीं, सॉरी टॉर्क अबाउट ओ, टॉर्क अबाउट ओ लिखेंगे अपन एन इंटू एल बाई टू नॉर्मल, और एल बाई टू डिस्टेंस मतलब आर परपेंडिकुलर, और एफ इंटू आर परपेंडिकुलर जो एच आ गया। यहाँ से अपने को टॉपलिंग की कंडीशन मिल जाती है एम जी एल बाई टू एच। ये अपने रोटेशन के काम की चीज़ है। ये थोड़ी मैंने बकवास कर दी यहाँ पे, ये चीज़ नहीं देखनी है, बट ये वाला देखना है मेन कि यहाँ पे क्या होता है कि अब जैसे ये अपना हॉरिजॉन्टल प्लेन था, इसमें यहाँ आई नॉट सॉरी बी नॉट है आई कैप में, ये जे कैप डायरेक्शन हो गई ऊपर, और ये हो गई माइनस के कैप। मैंने सिर्फ फोर्स सोचा, आई से जाना था, नहीं टॉर्क से जाना था। टॉर्क इजिकल्स टू एम वेक्टर कॉस बी वेक्टर। मतलब मैंने आई और ये फोर्स वगैरह सोचे थे, इसमें अपने को टॉर्क से जाना होगा। टॉर्क में होता है एम क्रॉस बी। सो आई वॉज टॉकिंग अबाउट कि इसमें ना अपन जा रहे थे, इतनी देर आई से गया मैं पहले। मेनली इसमें क्या है ना, अपने को एक टॉपलिंग की बात है। टॉपलिंग में अपने को टॉर्क से सोचना है पहली बात, ठीक है। अब अपने को टॉर्क सोचना है, तो ईएमआई में टॉर्क सॉरी मैग्नेटिज्म में टॉर्क का मतलब होता है एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, यानी एम बी साइन थीटा। एम क्या है? मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू क्या होती है? नंबर ऑफ टर्न्स इंटू करंट इंटू एरिया इनक्लोज बाय द लूप। एन आई ए और बी हो गई मैग्नेटिक फील्ड, और साइन थीटा एंगल बिटवीन दैम हो गया। ये हो गया उनका क्रॉस प्रोडक्ट। तो अब देख, ये है अपनी मैग्नेटिक फील्ड आई कैप में, और जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर टू द प्लेन होता है, तो वो ऊपर होगा। तो जब मैंने एम क्रॉस बी किया, देख एम की डायरेक्शन है जे कैप में, ठीक है, और ये इधर बी है, बी इधर है, एम इधर है। एम पे हाथ रखा, इसकी तरफ ऐसे किया, मतलब अंदर की तरफ जा रहा है, ऐसा ऐसा रोटेट किया, इसको देखना, ऐसे रोटेट किया, अंदर की तरफ जा रहा है, तो माइनस आई कैप। ये आ गया अपना टॉर्क। टॉर्क की वैल्यू क्या होती है? एम क्रॉस बी, यानी एन आई ए बी साइन थीटा, और साइन थीटा साइन 90 हो गया, तो आई ए बी नंबर ऑफ टर्न्स बी ए की है। ये टॉर्क मैक्सिमम है, ठीक है। तो टॉर्क की वैल्यू हो गई आई ए बी नॉट, और डायरेक्शन हो गई माइनस के कैप, यानी क्लॉकवाइज। अब देख, ये क्लॉकवाइज टॉर्क कौन दे रहा है? मैग्नेटिक फील्ड दे रही है। और अपना जो एम जी होगा, एम जी कैसा देगा? नीचे की तरफ फोर्स लगाएगा, तो एम जी का जो फोर्स होगा ना, वो एम जी का टॉर्क होगा, वो होगा एंटी क्लॉकवाइज। तभी तो एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज को अपन इक्वेट करेंगे। तो ये देख ले, टॉर्क ड्यू टू वेट कितना होगा? एम जी इंटू आर परपेंडिकुलर आर हो गया, ये प्लस के कैप में होगा। कैसे? यहाँ पॉइंट ए की बात करूँ तो यहाँ से ये डिस्टेंस आर होगा, और ये वापस आर, मतलब ये लूप के लिए बात कर रहा हूँ, आर और ये फिर से आर, मतलब एम जी इंटू आर, ये डिस्टेंस आर हो गया ये वाला, एम जी इंटू आर प्लस के कैप में, और टॉर्क ड्यू टू ये मैग्नेटिक मोमेंट वाला आई ए बी नॉट माइनस के कैप में क्लॉकवाइज। इक्वेट कर दो, यहाँ से आपको वैल्यू मिल जाएगा। एक और बहुत ही प्यारा सवाल है ये, कि इसमें क्या है? रोटेशन प्लस मैग्नेटिज्म दोनों लग रहा है। मतलब ये सारी चीज़ें जो मैंने खुद से अभी अप्रोच कर ली है, अब तू उस लेवल पे है या नहीं उस वक्त, वो तू जानता है। एक स्पेरिकल बॉल है, उसका मास एम है और रेडियस आर है, ठीक है। एंगल बिटवीन मतलब ये एंगल थीटा है। डायमेट्रिकल प्लेन परपेंडिकुलर पैरेलल टू द इंक्लाइन। मतलब इस बॉल का जो भी डायमेट्रिकल प्लेन है ना, डायमेट्रिकल प्लेन यानी जो दो भागों में बांटता है इस बॉल को, वो पैरेलल टू द प्लेन वाला आपको कंसिडर करना है। ये रहा, ठीक है, ये प्लेन हो गया, ये पैरेलल टू द प्लेन है। वायर जो डायमेट्रिकल प्लेन में है वो बहुत ही क्लोजली पैक है, और नंबर ऑफ टर्न्स एन है।
ये जो वायर दिख रहे हैं ना तुझे, जैसे क्रिकेट की बॉल होती है उसमें वो धागे ऐसे ऐसे सिले हुए होते हैं, वैसे ही ये ऐसे करंट के लूप ऐसे ऐसे बंधे हुए हैं इस पर अंदर की तरफ, वो बहुत क्लोजली पैक है और वो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स n है, ठीक है। अब देख, व्हाट शुड द मिनिमम वैल्यू ऑफ बी सो दैट द बॉल डज नॉट रोल डाउन। बी की मिनिमम वैल्यू कितनी रख दे कि बॉल रोल डाउन ना आए। तो देख, सबसे पहले कंडीशन समझ, बॉल यहाँ पड़ी है, नीचे एम जी साइन थीटा इसको नीचे खींच रहा होगा, फ्रिक्शन उसको ऊपर अपोज कर रहा होगा, बट एम जी साइन थीटा इसको खींच लेगा। तो अब कितनी मैग्नेटिक फील्ड लगा दे ताकि ये मतलब रुका रहे ये की जगह, रोल डाउन ना हो जाए। तो कुल मिला के अपने को टॉर्क की बैलेंस करना है, रोल डाउन की कंडीशन होती है तो उसमें टॉर्क बैलेंस किया जाता है। तो देखो, टॉर्क एट ए पॉइंट की बात कर रहा हूँ, ये जो पॉइंट ए है, दूर से दिखा दूँ, ये जो पॉइंट ए है इसमें मैं टॉर्क की बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहले एम जी कॉस थीटा इससे ही पास हो गया, कोई मतलब नहीं। फ्रिक्शन इससे ही पास हो गया, कोई मतलब नहीं। और ये जो क्या बोलते हैं, हाँ, नॉर्मल वाला जो है, नॉर्मल और एम जी कॉस थीटा का टॉर्क कैंसिल हो जाएगा, कहने का मतलब ये था। फ्रिक्शन इससे पास हो गया, पॉइंट ए की बात करूँ ना तो फ्रिक्शन इससे पास हो रहा है, आर परपेंडिकुलर जीरो हो गया इनके लिए, और एम जी कॉस थीटा और नॉर्मल वाले जो है इन दोनों का टॉर्क एंटी क्लॉक मतलब अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। तो वही लिखा है, देखो, फ्रिक्शन वाला तो जीरो हो जाएगा बिकॉज फोर्स पर थ्रू पॉइंट ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ अप्लीकेशन, ये लिखा हुआ है फ्रिक्शन के लिए, मतलब पॉइंट ऑफ अप्लीकेशन से पास कर रहा है इसलिए जीरो हो जाएगा टॉर्क, और इन दोनों का आपस में कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिर्फ टॉर्क ड्यू टू एम जी साइन थीटा। टॉर्क ड्यू टू एम जी साइन थीटा, आर परपेंडिकुलर हो गया एम जी साइन थीटा इंटू आर गया है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इस ए पॉइंट से इस सेंटर की दूरी आर है, सेंटर पे तो एम जी साइन थीटा लगता है। अब ये तो हो गई अपने फोर्सेस की बात, अब जो अपना टॉर्क मैग्नेटिक फील्ड लगाएगी उसकी बात कर लेते हैं। ये रही मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, और कुछ ऐसे लूप बंधा हुआ होगा, जैसे को अपने पता है वो ऐसे लूप है, थोड़ा टेढ़ा है, टेढ़ा सा है, ऐसा है लूप थोड़ा ऐसा, तो उसका जो एरिया देख ऐसे है लूप, मैग्नेटिक फील्ड तो एकदम इसके परपेंडिकुलर ऐसे है, और जो ये एरिया वेक्टर है वो होगा ऐसे, तो ये है मैग्नेटिक फील्ड, ये है एरिया वेक्टर, तो इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ एंगल थीटा होगा, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे बताया हुआ है कि ये अपना लूप है, लूप के परपेंडिकुलर ये रहा मैग्नेटिक मोमेंट, और बट इसके पूरे के परपेंडिकुलर ये मैग्नेटिक फील्ड जा रही है, यहाँ पे एंगल थीटा है। तो थोड़ी सी अपन यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन करेंगे कि एक अपने परपेंडिकुलर, ये जो दोनों फोर्सेस एक सेंटर पे लग रहे हैं ना, मान लो एक बार ये इंक्लाइन पे लग रहे हैं, ठीक है, वेक्टर से कहीं भी उनको अपन सरका सकते, तो यहाँ लाए फॉर द ईजियर कैलकुलेशन ऑफ थीटा, परपेंडिकुलर डाला थीटा 90 माइनस थीटा, थीटा 90 माइनस थीटा, वापस थीटा, और अपने को पता है एंगल बिटवीन दैम थीटा है, तो एम बी साइन थीटा टॉर्क हो जाएगा, ये रहा एम बी साइन थीटा, थीटा कौन सा, सो थीटा इज़ द एंगल बिटवीन एम वेक्टर एंड बी वेक्टर, सेम एज इन लाइक इन दिस एक्स, पता नहीं क्या लिखा है ये मैंने, सेम एज इन, हाँ, सो द एंगल ये कौन सा इन दोनों के बीच का एंगल है, और ये देख टॉर्क कैसा आ रहा है, प्लस के कैप में आ रहा है ना, देख एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का ऊपर की तरफ आएगा, मतलब वो है ना एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, प्लस के कैप में आएगा तेरा ये जो फोर्स है मतलब टॉर्क है, प्लस के कैप में क्या होता है, प्लस के कैप में एंटी क्लॉकवाइज, माइनस के कैप में क्लॉकवाइज, तो अब बस एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज को इक्वेट कर दे और आंसर आ जाएगा। ये सारे क्वेश्चन मैंने खुद से करे हैं। अब ये क्या था, हाँ ये भी अच्छा सवाल है कि ये एक रिंग पड़ी है आपके पास, ठीक है, इसमें मैंने लैंग्वेज नहीं लिखी है इस क्वेश्चन में, मैं समझा दे रहा हूँ। ये रिंग है जिसकी रेडियस ए है, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड जा रही है इसके परपेंडिकुलरली ऐसे, और मैग्नेटिक मोमेंट भी ऐसे ही है। तो इसमें क्या है, एक रिंग दे रखी है अपने को, रिंग में क्या है उसकी रेडियस ए है, और इसके परपेंडिकुलरली मैग्नेटिक फील्ड जा रही है, और वैसे ही ये यहाँ से मैग्नेटिक मोमेंट भी जा रहा है, मतलब ये रिंग कुछ ऐसी है, ये ऐसे बना रखी है, मतलब ये ऐसे है, इससे बाहर की तरफ ऐसे मैग्नेटिक फील्ड भी आ रही है और बाहर की तरफ ही मैग्नेटिक मोमेंट भी आ रहा है, ठीक है। इनिशियली क्या है, ये दोनों आपस में पैरेलल है, तो थीटा जीरो हो गया, और टॉर्क क्या होता है एम बी साइन थीटा, तो थीटा जीरो तो साइन थीटा जीरो, तो टॉर्क जीरो, इनिशियली टॉर्क जीरो है। बट आफ्टर रोटेटिंग बाय एंगल थीटा, थोड़ा सा इसको थीटा से रोटेट कर दिया, उसके बाद क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी होती है, सॉरी टॉर्क होता है, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी होती है माइनस एम वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो माइनस एम बी कॉस थीटा, तो धीरे धीरे क्या होगा ना, ये जो थीटा है वो बढ़ने लगेगा, और थीटा है जो 90 की तरफ जाने लगेगा, तो माइनस एम बी होने लगेगा। अब देख यहाँ पे क्या है, थोड़ी सी मैंने इसको रोटेट किया, ऐसे थी वो रिंग, उसको मैंने ऐसे कर दिया थोड़ा सा, तो
मैग्नेटिक फील्ड तो वैसे ही रहेगी, बट जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो तो परपेंडिकुलर टू द लूप रहेगा, वो उसके ऊपर हो गया। एंगल आ गया इसके बीच में थीटा, तो टॉर्क आ गया अपने पास एम बी साइन थीटा। और एम बी साइन थीटा कैसा आया, अब उसके डायरेक्शन के लिए ऐसे ऐसे घुमाया, एम एम और ये बी अंदर की तरफ माइनस की कैप में, वो देख ऐसे जा रहा है एम वेक्टर और ये रहा बी वेक्टर, तो एम वेक्टर और ये बी वेक्टर ख़त्म, माइनस के कैप में जा रहा था। एम जी देख, एम बी साइन थीटा है ना, तो थीटा जैसे कि बहुत छोटा होगा यहाँ पे रोटेशन, तो एम बी साइन थीटा को अपन थोड़ा थोड़ा एम बी थीटा लिख सकते हैं। हमने जी लिख दिया गलती से, एम बी थीटा, एम बी थीटा लिख सकते हैं। और टॉर्क को अपन इक्वेट करते हैं आई थीटा ओमेगा स्क्वायर से। आई क्या है यहाँ पे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अच्छा ये रहा, यहाँ पे सही कर रखा है, और कुछ नहीं समझना, तो जिसमें यही समझना है कि टॉर्क जो होता है वो होता है एम बी साइन थीटा, उसको अपन लिख दिया एम बी इंटू थीटा। और उसके बाद लिखा अपन ने टॉर्क इज टू आई ओमेगा स्क्वायर थीटा। आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। वापस यहाँ से किया तो ओमेगा इज टू अंडर रूट एम बाई आई और 2 पाई अंडर रूट आई बाय एम। आई क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जैसे अपन ने उसमें याद किया था टॉर्क वाले में, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक में 2 पाई अंडर रूट आई बाय पी ई ऐसा करके कुछ आता है शायद तो यहाँ पे आई बाय एम बी आ गया। अगर ये याद रहता तो अभी अपने को इतनी कैलकुलेशन नहीं करनी होती। बट लेट्स से अब एम है, एम की वैल्यू क्या होती है, एन इंटू आई इंटू ए। नंबर ऑफ लूप 1 है, आई ये करंट हो गया, और एरिया क्या है, पाई ए स्क्वायर, और बी तो ये है ये। कन्फ्यूज़ मत होना, ये वाला जो आई है ये करंट है, ये वाला जो आई है मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। अब थोड़ी परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम वगैरह लगाई, आई जेड आई एक्स प्लस वाई एक्स जेड ऐसे करके मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला अपन ने। ये जिस वाली रिंग एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, तो इस एक्सिस का आई एक्स का अपने को पता है, आई वाई को पता है, अपने को आई जेड का नहीं पता है, और ये आई जेड में रोटेट हो रही है, ठीक है। तो आई एक्स प्लस आई वाई इज टू आई जेड किया, और आई एक्स प्लस आई वाई अपने को पता है, तो उनको अपन ने ये दोनों बराबर भी होते तो 2 आई एक्स लिख दिया, एम आर स्क्वायर बाय 2 कर दिया। मतलब कहने का मतलब अपने को आई जेड पता होता है, आई एक्स और आई वाई नहीं पता था, और अपन इसको रोटेट आई एक्स और आई वाई के अबाउट ही करवा रहे हैं ऐसा। तो बस आई की वैल्यू डाली और फाइनल आंसर आ जाएगा इसमें। जैसे फिर से एक वो, जैसे वो तो रिंग थी, अभी अगर मान लो स्क्वायर फॉर्म में कोई क्वेश्चन हो, अपने को पता चल गया कि टाइम पीरियड क्या है, 2 पाई अंडर रूट आई बाई एम बी। अब आई अपने को लिखना आना चाहिए ये वाली एक्सिस के अराउंड, इसका आई। अब जैसे ये यहाँ पे करंट जा रहा है, ये करंट जा रहा है, ये करंट, तो अब जैसे यहाँ से इसका डिस्टेंस कितना हो गया, एल बाई 2। देख सबसे पहले आई इंटू ए बी, आई इंटू बी सी, आई इंटू सी डी, सॉरी आई ऑफ सी डी और आई ऑफ ए डी, मतलब स्केलर क्वांटिटी होती है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो सबका ऐड हो जाएगा, ए से बी तक का, बी से सी तक का, सी से डी तक का, और डी से ए तक का सारा। अब देख ए बी वाला जो है ना, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे अपन ए बी वाले में, ये वाले निकालने के लिए आई सी प्लस एम डी स्क्वायर लगाते हैं। ए बी का निकालने के लिए इस एक्सिस के अबाउट आई सी प्लस एम डी स्क्वायर, आई सी यानी इसके एक्सिस के अबाउट, इसके एक्सिस के अबाउट मतलब रॉड की एक्सिस के अबाउट, रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 होता है, तो 0 प्लस एम डी स्क्वायर, डी क्या होगा एल बाई 2, तो डायरेक्ट कर दिया एम एल स्क्वायर बाय 4। ये सिर्फ ए बी का आया है, तो सेम टू सेम कितना होगा, सी डी का भी होगा भाई, तो 2 इंटू एम एल स्क्वायर बाय 4 कर देंगे, तो एम एल स्क्वायर बाय 2 आ जाएगा किसका, ए बी और सी डी दोनों का मिक्स का। फिर देख आई ऑफ बी सी और आई ऑफ ए डी दोनों बराबर होंगे, बी सी वाले और ए डी वाले दोनों बराबर होंगे। तो मैंने क्या किया, इसका मास मतलब एम बाई 2 मान लिया, पूरा एम है तो इसका एम बाई 2, पूरी लेंथ एल है तो इसका एल बाई 2, तो सिर्फ यहाँ से यहाँ तक का लिख दिया। एम एल स्क्वायर बाई 3 होता है ना, तो एम बाई 2 इंटू एल बाई 2 का होल स्क्वायर बाई 3, ये किया, तो यहाँ से मेरे को मिला एम एल स्क्वायर बाय 24, यानी सिर्फ इतनी सी रॉड का एम एल स्क्वायर बाय 24 है, मतलब ये आधी रॉड का, तो पूरी रॉड का कितना होगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, एम एल स्क्वायर बाय 12 आ गया इस पूरी का। वैसे भी अपने को पता है कि सेंटर के बीच, सेंटर वाले पे एम एल स्क्वायर बाय 12 होता है, वो इतना इसका एम एल स्क्वायर बाय 12 है, तो इसका भी एम एल स्क्वायर बाय 12 होगा, दोनों का ऐड करके 2 इंटू एम एल स्क्वायर बाय 12, तो एट द एंड आंसर क्या आएगा, एम एल स्क्वायर बाय 6 आएगा। ये रहा एम एल स्क्वायर बाय 6, उनका क्या आया था नेट, एम एल स्क्वायर बाय 2, तो अब इन दोनों को ऐड करना है और नेट आंसर अपना ये आ जाएगा, और उसमें यहाँ पे पुट कर देना अपने को आई बाय एम डी में, ख़त्म। अब यहाँ से फिर से अपना मैग्नेटिज़म, मतलब ये EMI का शुरू होता है मामला। EMI में बड़ा ज़्यादा कुछ नहीं है कि फ्लक्स अपने पहले पढ़ा था E डॉट ए होता है, नंबर ऑफ़ फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलर टू एन एरिया इज कॉल्ड फ्लक्स, मतलब कितनी फील्ड लाइंस एक एरिया का परपेंडिकुलर जा रही है वो फ्लक्स होती है। पैरेलल वाली फ्लक्स जनरेट नहीं करती है, परपेंडिकुलर वाली ही करती है। और फ्लक्स जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स वो पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो हो सकता है। और गॉस लॉ के अराउंड अपने को, गॉस लॉ के अकॉर्डिंग अपने को पता चला कि जो फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है वो होता है इंटीग्रेशन, सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए, जो होता है चार्ज इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट।
अब मैग्नेटिक फ्लक्स में भी सेम चीज़ें चलने वाली है, तो अपन देखेंगे यहाँ पे क्या होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासिंग परपेंडिकुलर टू द सरफेस, फाइव बी इजिकल्स टू बी डॉट ए, और बी ए कॉस थीटा हो गया। गॉस लॉ यहाँ पे क्या कहता है, सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी ए इज ऑलवेज जीरो। वहाँ पे क्या था, क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट ई डॉट डी ए, बट यहाँ पे बी डॉट डी ए क्या है, ऑलवेज जीरो है, ये बताते हैं। अब देख, बी डॉट डी ए इजिकल्स टू म्यू नॉट इंटू एम आई होता है। एम आई क्या होता है, मैग्नेटिक सॉरी पता नहीं, पोल स्टैंड बोलते हैं इसको, एम आई को। पोल स्टैंड मतलब आपके पास कितना है, एम है, तो नॉर्थ के लिए प्लस एम आता है, साउथ के लिए माइनस एम आता है। तो इन दोनों का नेट एम कितना हो गया, जीरो। जैसे अपने डाइपोल में प्लस क्यू माइनस क्यू नेट क्यू कितना हो गया, जीरो। वैसे यहाँ पे प्लस एम माइनस एम नेट एम कितना हो गया, जीरो। तो ये एम आई इसको जीरो डाला तो ये जीरो आ गया, तो सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी ए जीरो हो गया। बिकॉज आइसोलेटेड पोल्स नेवर एग्जिस्टेड एंड ऑलवेज एन, मतलब ये कह रहे हैं कि मान लो ये जो नॉर्थ और साउथ है वो हमेशा जब पास में रहेंगे, एक प्लस एम होगा एक माइनस एम होगा, तो 100% है कि वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अब तुम सोच रहे हो कि मैं सिर्फ एक नॉर्थ को ला के रख दूँ, जैसे अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक में सिर्फ प्लस क्यू चार्ज को लेकर उसकी बना लेते तो सारी चीज़ें, यहाँ पे मैं सिर्फ प्लस एन को लाना मेरे लिए, मतलब नॉर्थ पोल को लाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। अगर मैं नॉर्थ को लाऊंगा तो उसका अपोजिट साइड वाला अपने आप साउथ हो जाएगा। तो अगर ये प्लस एम लगाएगा तो उसका अपोजिट हाथों हाथ वापस माइनस एम लगा के उसको कैंसिल आउट कर ही देगा 100%। तो इसलिए इट इज़ नॉट पॉसिबल टू आइसोलेट एनी ऑफ द पोल। अब इंटीग्रेशन ऑफ सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी ए जीरो है, इसका मतलब क्या होता है, फाई इनकमिंग को अपन बोलेंगे नेगेटिव और फाई आउटगोइंग को बोलेंगे पॉजिटिव। यानी जो आ रहा है उसको अपन नेगेटिव से डिनोट करेंगे, जो जा रहा है उसको पॉजिटिव से। ये हो गया। उसके बाद फैराडे लॉ क्या कहता है, फैराडे लॉ सेज that whenever there is a change in phi b, whenever there is a change in magnetic flux linked with the coil with time, मतलब फ्लक्स में, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो, कॉइल के मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो विद टाइम हो, तो फिर वहाँ पे एक इंड्यूस ईएमएफ आएगा। यानी ऐसा है कि जब भी मतलब आपके ये कॉइल में है वो चेंज होएगा मैग्नेटिक फ्लक्स टाइम के साथ, तो एक ईएमएफ इंड्यूस होगा। दूसरा बोलता है, मतलब सेकेंड लॉ फैराडे का, द इंड्यूस ईएमएफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। मतलब जितना भी ईएमएफ इंड्यूस होगा वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के बराबर होगा, यानी ईएमएफ इंड्यूस इज इक्वल्स टू डी फाई बाई डी टी। तब आते हैं अपने लेंज लॉ। लेंज लॉ क्या कहता है कि इंड्यूस ईएमएफ, भाई साहब आपने सब सही बोला कि डी फाई बाई डी टी होगा, बस एक माइनस लगा दो, जस्ट बिकॉज कि ये हमेशा एक अपोजिंग नेचर में होगा। जैसे अगर फ्लक्स है ना, वो अगर एंटी क्लॉकवाइज बढ़ना चाह रहा है मैग्नेटिक फ्लक्स, तो ईएमएफ है वो ऐसे बढ़ेगा कि क्लॉकवाइज कर दे, मतलब हमेशा उसका अपोज करेगा, तो एक माइनस लगा दो। जैसे इसको अपन समझ सकते हैं यहाँ से कि अगर फ्लक्स बढ़ना चाह रहा है, फ्लक्स है जो बढ़ रहा है, तो ईएमएफ ऐसे इंड्यूस होगा कि फाई बी ना बढ़े, यानी फ्लक्स ना बढ़े। मतलब अगर ये बढ़ना चाह रहा है तो ईएमएफ कुछ इस तरीके से इंड्यूस होगा कि फ्लक्स बढ़ ना पाए, यानी फ्लक्स को कम करने की कोशिश कर रहा है। और अगर फ्लक्स खुद कम होना चाह रहा है तो ये कुछ ऐसे इंड्यूस होगा कि फ्लक्स कम ना हो, फ्लक्स बढ़े, तो ये फ्लक्स को बढ़ाने का काम करेगा। अब आता है अपने लेक्चर नंबर 2 पे। मतलब यहाँ पे मोस्टली क्वेश्चन ऐसे थे जो डूएबल थे, मैं बहुत कर पा रहा हूँ, अभी फिजिक्स बहुत सही जा रही है मेरी इसमें। तो चलो समझते हैं, इसमें मेनली किल डायरेक्शन का ही है, तो आओ शुरू करते हैं। तो जल्दी शुरू करते हैं। ये अपना मैग्नेटिज्म का ही सवाल है कि एक करंट कैरिंग वायर है और उसके डी डिस्टेंस, सेंटर से डी डिस्टेंस पे एक ये लूप है। यहाँ पे जैसे ऐसे पकड़ा वायर को, ऐसे पकड़ लिया करंट के डायरेक्शन में अंगूठा करके, और ये ऐसे अंदर की तरफ आ रही है मैग्नेटिक फील्ड अंदर, तो यहाँ पे आ रही है क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो म्यू नॉट आई बाई 2 पाई डी माइनस के गैप में आ रही है फॉर द सेंटर, सेंटर के लिए माइनस के गैप में आ रही है। फोर्स क्या होता है दो वायर्स के बीच में, म्यू नॉट, ओके मैंने गलत सोचा था ये, तो अभी मैंने जो भी बोला भूल जाओ, क्योंकि मैंने फोर्स से करना सोचा, बट दैट्स नॉट द पॉइंट हेयर। क्योंकि जो मैंने सोचा फोर्स बिटवीन द वायर, वो कब की बात होती है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की बात होती है। बट यहाँ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, यहाँ पर बट चेंज हो रही है। म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आ रहा है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है। आर जैसे जैसे बढ़ रहा है मैग्नेटिक फील्ड कम हो रही है, तो अब अपन न्यू अप्रोच ट्राई करेंगे, जो होती है पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ एम वेक्टर डॉट बी वेक्टर, यानी माइनस एम बी कॉस थीटा, यानी माइनस एम बी। अगर थीटा 0 है तो कॉस थीटा 1, कॉस 0 1 हो जाता है माइनस एम बी, इनिशियली बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू माइनस एम बी, यानी माइनस एन आई ए बी, यानी माइनस एन आई एन सॉरी माइनस पाई ए स्क्वायर म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, ये लिख लिया। फिर इसको इंटीग्रेट कर दिया। मेन तो अपने को मतलब क्वेश्चन में ऐसा दे रखा था ए स्क्वायर और आर स्क्वायर के फोर्स से डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी बताओ, तो कांस्टेंट को बाहर लेगा। एक ए स्क्वायर से मतलब था अपने को ऑप्शंस में, और एक आर से मतलब था, तो ए स्क्वायर बाय आर, और आर का वापस ये इंटीग्रेशन किया, -1 बाय आर स्क्वायर आ गया यहाँ पे देखना। तो नेट क्या बना, ऊपर ए स्क्वायर पड़ा और नीचे एक आर स्क्वायर आ गया, तो ए स्क्वायर बाय आर स्क्वायर ये आ गया, ए स्क्वायर बाय आर स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। बस इतना ही करना था।
अब यहाँ पे अपनी वापस एनालिसिस शुरू होती है मैग्नेटिज्म की। बहुत अच्छे से प्यार से समझा रहा हूँ, समझना इसको। देख, जैसे जैसे ये एक रिंग है, ठीक है, कैसे बोलते हैं इनको, ये एक रिंग है, ठीक है। इस रिंग में अपन ये मैग्नेटिक बार को पास ला रहे हैं, इसका नॉर्थ पोल यहाँ है, नॉर्थ फेस। उसको मैं जैसे जैसे पास लाने लगूंगा तो फैराडे ने क्या कहा था कि, मतलब लेंज ने कहा था कि नॉर्थ पोल को अगर मैं इसके पास लाना चाह रहा हूँ, यानी इसके अंदर फ्लक्स कौन सा बढ़ना चाह रहा है, नॉर्थ वाला, नॉर्थ से निकलती है, यानी यहाँ से नेगेटिव का फ्लक्स बढ़ना चाह रहा है। बट अब यहाँ पे कुछ ऐसा इंड्यूस होगा ईएमएफ, ताकि ये इसके पास ना आ पाए, ये इसके अंदर आना चाह रहा है तो ये आ ना पाए। जैसे कि अगर यहाँ पे नॉर्थ पास आना चाह रहा है, नॉर्थ कमिंग क्लोज, तो यहाँ पे नॉर्थ ही इंड्यूस होगा ताकि नॉर्थ नॉर्थ को रिपल करे और इसको अंदर ना आने दे। नॉर्थ का मतलब हमेशा याद कर ले कि एंटी क्लॉकवाइज होता है, और कुछ उसको ऐसे भी याद कर सकता है, और साउथ का मतलब होता है क्लॉकवाइज, उसको ऐसे सिंबल से भी याद कर सकता है। नॉर्थ, नॉर्थ जो है ना, नॉर्थ अगर पास में आ रहा है तो डिस्टेंस कम हो रहा है, एन क्लोज आ रहा है नॉर्थ वाला, तो इंड्यूस ईएमएफ कुछ ऐसे पास होगा कि एन पास ना आए। वो चाहेगा कि एन पास ना आए, तो वो एन को ही इंड्यूस कर देगा ताकि वो एन को रिपल कर दे। तो एन इंड्यूस होगा, यहाँ पे एन आ जाएगा, तो एन का मतलब क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज, यानी करंट कुछ ऐसे चलने लगेगा। वहीं अगर मैं कहूँ कि ये एन को मैं दूर लेके जा रहा हूँ, तो अब मैं अगर एन को दूर लेके जाऊँ तो एक्स बढ़ेगा, एक्स बढ़ रहा है, एन को मैं दूर लेके जा रहा हूँ। अब जब मैं एन को दूर लेके जा रहा हूँ, वो कहेगा यार एन यार तू दूर मत जा भाई, मैं इधर एस बना देता हूँ, मैं तुझे अट्रैक्ट करता हूँ। तो वो अब इस बार यहाँ पे एस बना लेगा और इसको अट्रैक्ट करने लग जाएगा। यानी जब मैं पास आ रहा हूँ तो ये मुझे धक्का दे रहा है, यानी रिपल कर रहा है, और जब मैं दूर जा रहा हूँ तो ये मुझे खींचना चाह रहा है। समझ रहे हो ना किसकी तरह? ओके, तो यहाँ पे ये साउथ बना रहा है, और साउथ का मतलब होता है क्लॉकवाइज, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा क्लॉकवाइज। आगे बढ़ता है जल्दी जल्दी। अब तो बस इस एक से समझ गया ना, तो बस आगे सारी चीज़ें इजी है। मान लो अब सेम चीज़ मैं साउथ के साथ कर दूँ, साउथ को लेके जा रहा हूँ, साउथ अगर पास आ रहा है तो ये साउथ बना लेगा ताकि रिपल करे, और साउथ को वापस लेके जाऊँगा बाहर की तरफ, तो ये वापस इधर नॉर्थ बना लेगा ताकि अट्रैक्ट कर ले। बात खत्म। नॉर्थ बनाएगा एंटी क्लॉकवाइज, साउथ बनाएगा क्लॉकवाइज। दैट्स इट माय बॉय। फैराडे एंड लेंज लॉ। फैराडे कहता है कि ईएमएफ इंड्यूस जो होता है वो माइनस डी फाई बाई डी टी होती है, और माइनस यहाँ पे कुछ दूसरी चीज़ नहीं है, बस वो इतना ही शो करता है कि अपोजिंग नेचर है। आपने अगर फ्लक्स बढ़ाने की कोशिश करी तो ईएमएफ ऐसे इंड्यूस होगा कि फ्लक्स घट जाए। आपने मान लो फ्लक्स में डॉट वाला फ्लक्स बढ़ाना चाहा, तो ईएमएफ कुछ इस तरह सर्कुलेट होगा कि क्रॉस वाला फ्लक्स बढ़े और आपका जो है वो काम रुक जाए, मतलब हमेशा अपोजिंग नेचर करेगा। अब यहाँ पे जैसे कि इस क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन नंबर 7 में, सेपरेशन एक्स डज नॉट चेंज, मतलब इस बार यहाँ पे ये भी वी स्पीड से जा रहा है, ये भी वी स्पीड से जा रहा है, यानी इन दोनों का बीच का सेपरेशन चेंज नहीं हो रहा। सेपरेशन चेंज नहीं हो रहा तो कोई भी ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा, जस्ट बिकॉज क्योंकि फ्लक्स कांस्टेंट है। फ्लक्स कांस्टेंट हुआ तो ईएमएफ इजिकल्स टू माइनस डी फाई बाई डी टी, मतलब डी फाई बी बाई डी टी। तो फ्लक्स ही कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो हो गया, तो ईएमएफ इंड्यूस जीरो हो जाएगा। फ्लक्स कांस्टेंट क्यों है? क्योंकि ये भी वी वेलोसिटी से जा रहा है और ये भी वी वेलोसिटी से, तो इनकी वी रिलेटिव जीरो हो गई। वी रिलेटिव जीरो यानी इन दोनों के बीच का डिस्टेंस नहीं बदल रहा है। डिस्टेंस नहीं बदल रहा है यानी इसके अंदर कोई फ्लक्स इंड्यूस नहीं होगा, ना नॉर्थ ना साउथ। तो बस ऐसे चलते रहेंगे, वी रिलेटिव जीरो, और ये ऐसे करके अपना आई जीरो। अगर वी रिलेटिव जीरो नहीं होता तो ईएमएफ इंड्यूस होता, डी फाई भी चेंज होता, और आई इजिकल्स टू जीरो नहीं होता। ईएमएफ इज़ नथिंग बट अ पोटेंशियल डिफरेंस। ईएमएफ का मतलब बस वो पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है, तू जानता ही है। अगर अपने को ईएमएफ की वैल्यू मिल गई तो अपन वी इजिकल्स टू आई आर करके आई और आर की वैल्यू वगैरह निकाल सकते हैं ऐसे, ठीक है। ये सारे कुछ एग्जांपल है, देख लेना। अब जैसे इसमें मैंने एक ये रिंग ऐसे रख दी है हॉरिजॉन्टल प्लेन में, यहाँ पे ऐसे रख दी है रिंग। मैं ऊपर से ऐसे नॉर्थ पोल इसकी तरफ कर दिया ऐसे, ये रिंग है यहाँ पे, ठीक है, पूरी गोल ऐसे ऊपर से ऐसे नॉर्थ पोल रख दिया मैंने, उसको ऐसे धीरे धीरे मतलब ऐसे छोड़ दिया मैंने, वो अपने आप आ रही है। जैसे नॉर्थ पास आना चाहेगा, नॉर्थ इसके पास आएगा, ये अपने आप यहाँ पे नॉर्थ डेवलप करेगा ताकि मैं आ ना पाऊँ। तो इनिशियली क्या होगा, यहाँ पे नॉर्थ डेवलप होगा, नॉर्थ यानी एंटी क्लॉकवाइज। बट जैसे ही मैं निकल जाऊँगा, साउथ दिखेगा उसको जाता हुआ, साउथ दिखेगा उसको जाता हुआ, तो वो कहेगा साउथ भाई मत जाओ यार, मैं साउथ बना लेता हूँ। तो यहाँ पे वापस साउथ बना लेगा नीचे की तरफ, बैक एंड साइड में। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ओह सॉरी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेगी तो सेम ही क्वांटिटी में बट सर्कुलर बन जाएंगी। अच्छा, ये क्वेश्चन वो है ही नहीं जो मैंने सोचा था यार, सॉरी। ये वो वाला क्वेश्चन है जो मैंने अभी एक्सप्लेन कर दिया आपको, वो ये वाला है कि मैंने इसको छोड़ दिया तो पहले होगा यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज नॉर्थ बन जाएगा, फिर वापस साउथ बन जाएगा। मतलब अगर ये वाला ऑब्जर्वर आप देख रहे हो तो वो यहाँ से देखेगा, ये जब जा रही होगी तो यहाँ पे साउथ बन रहा होगा, साउथ यानी क्लॉकवाइज ऐसे घूम रहा होगा। इसको देखिएगा क्लॉकवाइज, बी वाले को, सॉरी बी बी वाले के पर्सपेक्टिव से इसको दिखेगा एंटी क्लॉकवाइज। हाँ अब सुनो,
ये ऑब्जर्वर ए है, ये ऑब्जर्वर बी है। अगर ये नॉर्थ ऐसे नीचे आ रहा है तो ये क्या करेगा, यहाँ पे नॉर्थ बना लेगा। नॉर्थ बनाएगा तो एंटी क्लॉकवाइज यानी ऐसे कुछ करंट जाने लगेगा, ऐसे 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 ऐसे। तो ऊपर वाले को क्या दिखेगा कि ऐसे करंट जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज। बट वही अगर मैं नीचे खड़ा हूँ, यहाँ से मैं अगर देख रहा हूँ नीचे की तरफ से देखना, तो मुझे क्या दिखेगा, ऐसे 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 ऐसे। नीचे वाले को क्या दिख रहा होगा, नीचे वाले को दिख रहा होगा कि भाई क्लॉकवाइज जा रहा है। और वहीं अगर मैं इधर से बात करूँ, ये साउथ है, ठीक है। साउथ अगर जा रहा है तो वो नीचे की प्लेट पे दो प्लेट होगी ना, एक होगी ऊपर वाली प्लेट रिंग की, और एक होगी जैसे अब ये है, इसके दो फेज़ है ना, एक ये ऊपर स्क्रीन वाला है, इसके एक नीचे वो वाला है। तो जब मैग्नेटिक फील्ड इसके वो मतलब नॉर्थ वाला इसके ऊपर से आ रहा होगा, ठीक है, नॉर्थ वाला आ रहा होगा तो ये ऊपर अपने नॉर्थ बना लेगा। तो जो ऑब्जर्वर यहाँ से देख रहा होगा मेरी अंगुली की तरफ से, उसको क्या दिखेगा यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज। बट जो यहाँ नीचे से देख रहा होगा, इसके नीचे से ऐसे यहाँ से, उसको अगर ऊपर एंटी क्लॉकवाइज है तो उसके नीचे क्लॉकवाइज दिखेगा ऐसा। तो बस यही इसका एक्सप्लेनेशन था। और पहले वाले का ये था कि अगर मैं एक मैग्नेटिक फील्ड को ओमेगा से रोटेट कर दूँ तो बस यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो सर्कुलर फॉर्म में आ जाएगी। बट फ्लक्स तो यहाँ पे डिस्टेंस चेंज हो नहीं रहा है, तो फ्लक्स कांस्टेंट रहेगा और ईएमएफ इंड्यूस जीरो हो जाएगा। हाँ जी, आवाज़ कम करो, आवाज़। और फिर जैसे एक और ये है, आवाज़ कम करो। अब जैसे ये वायर है, वायर के यहाँ पे एक लूप है, इसकी खुद की कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगी, वायर को पकड़ा टक टक, तो ऐसा कुछ इसकी मैग्नेटिक फील्ड होगी। वायर क्या है, आई है वो वेरी विद टाइम है, इन्फिनिटली लॉन्ग वायर है, वायर बहुत लॉन्ग है, इन्फिनिटली लॉन्ग है। और जो करंट है वो बढ़ता जा रहा है टाइम के साथ, मतलब चेंज हो रहा है, बढ़ नहीं रहा, अपन कह सकते हैं वेरी कर रहा है। बी इज टू म्यू नॉट आई बाई टू पाई आर। एक तो एक सर्टेन डिस्टेंस आर पे देखो तो वो मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट हो जाती है, बट यहाँ पे आई बदल रहा है तो इसलिए बी वेरी होगा। बी वेरी होगा तो फ्लक्स क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट ए। तो बी वेरी तो फ्लक्स वेरी, फ्लक्स वेरी तो ईएमएफ क्या होगा, डी फाइव यू बाई डी टी। तो ईएमएफ आएगा 100% है। अब देखो इस ही प्लेन में मैग्नेटिक फील्ड होगी, इसी प्लेन में। अब जैसे ये वायर है, हाँ लेट्स सपोज ये वायर है, इसके ऊपर पकड़ लेना है ऐसे, समझ लेना भाई। अब जैसे तो ये वायर है, हाँ अब ये गिर जाएगा मैं छोड़ूंगा तो। वो ऐसे वायर था, तो उसके ना ऐसे अराउंड में, जस्ट ऐसे अराउंड में मैग्नेटिक फील्ड होगी। और कैसे होगी, वायर को पकड़ा ऐसे, मतलब ऐसे 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 मैग्नेटिक फील्ड घूम रही होगी और एक प्लेन में होगी वो, उस प्लेन में मैग्नेटिक फील्ड होगी, वो हॉरिजॉन्टल प्लेन होगा ऐसा। और उसका जो एरिया वेक्टर है वो ऊपर की तरफ होगा करंट के डायरेक्शन में, ऑफ कोर्स। ऐसे एरिया वेक्टर है और ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है, वो यहाँ घूम रही है ऐसे, मतलब वो ऐसे 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 सर्कुलेट कर रही है, और ऐसे एरिया वेक्टर ऊपर चला गया। तो मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल कितना हो गया, थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री हो गया। और जैसे ही थीटा 90 डिग्री हुआ तो बी डॉट ए, फ्लक्स क्या होता है, बी डॉट ए होता है। हाँ तो फ्लक्स क्या होता है, बी डॉट ए होता है, बी डॉट ए कॉस थीटा, कॉस थीटा कॉस 90 आ गया तो कॉस 90 हो जाता है ज़ीरो, और इसलिए फ्लक्स कांस्टेंट और इसलिए ईएमएफ इंड्यूस जीरो हो गया। ये देख लो। अब ये बहुत अच्छा और प्यारा केस है सोलेनॉइड का। सोलेनॉइड में क्या है, एक ऐसे सिलेंड्रिकल टाइप स्ट्रक्चर पड़ा है, बीच में एक इनफाइनाइट वायर है। ये इनफाइनाइट वायर ऐसे जा रही है, ये ऐसे जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे 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 आ रही होगी। अगर ये वो है वायर इनफाइनाइट, ऐसे जा रहा है इसमें करंट, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड ऐसे 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 होगी, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो मैंने बीच में एक कोई ऐसे कॉइल पकड़ ली, तो इसमें ऐसे सरफेस पे ही चल रही होगी मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, ऐसे 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 लूप में, एक वर्टिकल लूप होगा ऐसा लूप, इसमें ही मैग्नेटिक फील्ड ऐसे 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 घूम रही होगी। बट उसका एरिया एलिमेंट फिर से परपेंडिकुलर आ जाएगा आगे करंट के डायरेक्शन में, तो फिर से एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, और फिर से फ्लक्स जीरो हो जाएगा और कांस्टेंट हो जाएगा, और इसकी वजह से ईएमएफ इंड्यूस भी ज़ीरो होगा। उसके बाद देखें कि इनिशियली क्या है ये, हाँ अच्छा ये, कि एक रिंग 10 की स्पीड से जा रही है और एक रिंग 20 की स्पीड से जा रही है, ठीक है। इसमें करंट कुछ ऐसे चल रहा है, इसमें अभी तक कोई करंट नहीं है। इसमें चल रहा है कैसे करंट, ठीक है। तो इसमें ना इनिशियली मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज है, तभी तो नॉर्थ नॉर्थ में, मतलब ऐसे चल रहा है, मतलब नॉर्थ डायरेक्शन में चल रहा है एंटी क्लॉकवाइज। ये अगर ऐसे जाता करंट तो क्लॉकवाइज होता है ऐसे, बट ये ऐसे जा रहा है,
एंटी क्लॉकवाइज में नॉर्थ होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड के फ्रंट फेस पर एन इंड्यूस है, यहाँ पे एन इंड्यूस है, ठीक है। तो बैक पर साउथ, तो इसके पीछे की तरफ में साउथ होगा। सो फॉर ए इट्स जस्ट बिकम एन एज्यूम विथ क्या है, मैग्नेट विथ नॉर्थ फेसिंग कमिंग टुवर्ड्स इट। अब जैसे अगर अपन देखें ना, तो ये एक मैग्नेट बन जाएगा। जैसे ये 20 से जा रहा है, 10 से जा रहा है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये इसके पास आ रहा है, रिंग बी जो है रिंग ए के पास आ रही है 10 की स्पीड से, और ये एक मैग्नेट बन जाएगा जिसका ये वाला फेस नॉर्थ होगा और ये वाला साउथ। तो मैंने बना दिया, देखो ये नॉर्थ और ये साउथ है, ये 10 की स्पीड से आ रहा है, ये नॉर्थ आ रहा है, तो यहाँ पे भी नॉर्थ बन जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे करंट चलना शुरू हो जाएगा कुछ इस प्रकार से, ऐसे ऐसे चलना शुरू हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। एन क्लोज आ रहा है, एन इंड्यूस होगा तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन आ जाएगी। बात करता हूँ क्यों इस तरह से दुनिया जहाँ में करता है मेरे रसवाई, तू ही बता। यार सारे तो कैसे ही डिस्कस करते हैं। चलो फिर वे शुरू करते हैं। लेट्स से ये एक सर्किट है, ये कोई EMF E है, अभी तक इसका स्विच ओपन है, ये कुछ वायर है ऐसे। अगर डॉट बढ़ता है तो क्रॉस इंड्यूस होता है, अगर डॉट कम होते हैं मैग्नेटिक फील्ड तो डॉट ही इंड्यूस होता है ताकि उसको कम ना होने दे। व्हेन स्विच इज़ क्लोज, जब स्विच को क्लोज किया गया तो इनिशियली फाई तो ज़ीरो होगा, बट व्हेन स्विच इज़ क्लोज, क्या है ये, अच्छा, व्हेन स्विच इज़ ओपन फाई इनिशियल ज़ीरो, बट व्हेन स्विच इज़ क्लोज, स्विच क्लोज किया तो करंट कुछ ऐसे जा रहा होगा, ऐसे तो मतलब ऐसे कुछ जा रहा होगा। तो इसमें कुछ इस तरीके से करंट जाने लग गया होगा। अच्छा हाँ, यहाँ बनाया मैंने, तो ऐसे करंट आने लग गया होगा, ऐसे करंट आ रहा है, ऐसे पकड़ा वायर को, इधर की तरफ नेगेटिव, इधर की तरफ अंदर घुस रहा है, ऐसे पकड़ा वायर को तो ऐसे अंदर घुस रहा है, तो वापस पूरा उल्टा घुमाया ऐसे, बट उस तरफ में तो क्या हो रहा है, प्लस की तरफ, बाहर की तरफ दे रहा है, यानी डॉट आ जाएगा लूप के लिए। लूप के लिए डॉट मैग्नेटिक फील्ड है, वो धीरे 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 बढ़ रहा है, ठीक है। डॉट आर इंक्रीजिंग, अगर डॉट इंक्रीज़ हो रहा है धीरे धीरे तो इंड्यूस क्या होगा, इंड्यूस क्रॉस होगा ताकि डॉट को बढ़ने ना दे। क्रॉस को इंड्यूस करना है, यानी लूप में कैसे डायरेक्शन आ जाएगी, क्रॉस मतलब लूप में डायरेक्शन कैसे आ जाएगी, ऐसे ये है लूप मेरे पास, ये वाला लूप है, ठीक है। तो इसमें मुझे ऐसे कुछ करंट चलाना पड़ेगा ताकि मेरा जो ये है अंदर आ जाए, क्या बोलते हैं, फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अंदर आ जाए। पहले इसकी मैग्नेटिक फील्ड बहुत सारी डॉट 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 बाहर है, तो अब मैं कुछ इस तरीके से करंट चलाऊँगा, ऐसे चलाया अगर मैंने करंट, ऐसे मैं अंगुली को कर्ल किया ऐसे, ये अंदर आई मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैंने करंट ऐसे चला दिया ऐसे, तो पहले से मैग्नेटिक फील्ड बाहर है और ये और बाहर आ जाएगी, तो वो तो सपोर्ट हो जाएगा। सपोर्ट नहीं करना है, अपोज करना है, तो अपन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चला लेंगे। व्हेन स्विच इज़ ओपन, जब फिर से स्विच को खोल दिया गया तो कुछ तो पहले डॉट होंगे, अब डॉट धीरे धीरे कम होने लग जाएंगे। डॉट अगर कम हो रहे हैं तो फिर से EMF कहेगा भाई मैं डॉट को कम नहीं होने दूंगा। डॉट को कम नहीं होने देगा तो क्या कर सकता है, डॉट को अगर कम नहीं होने देना है तो डॉट वापस बनाएंगे। डॉट कैसे बनाएंगे, जब आप करंट को पहले आपने ऐसे चलाया था, ऐसे चलाया नहीं, पहले आपने ऐसे चलाया था तो अंदर गई थी, अब आप ऐसे चला दो। पहले क्लॉकवाइज चलाया था आपने, ऐसे चलाया था, ऐसे चलाया तो क्लॉकवाइज हो गया अंदर की तरफ, अब आप एंटी क्लॉकवाइज चला दो बाहर की तरफ, क्योंकि आपको डॉट बनाना है, तो आपने बाहर की तरफ के लिए ये कर दिया। हाँ भाई साहब 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 क्यों इस तरह से दुनिया जहाँ में करता है मेरी रसवाई। समझ लेना यार, ये तो तू ही। अब यहाँ पे क्या है, ये क्रॉस 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 धीरे धीरे क्या है, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आ रहा है। आर जैसे जैसे बढ़ेगा मैग्नेटिक फील्ड कम होती रहेगी, धीरे धीरे कम हुई कम हुई कम हुई, बट एक पर्टिकुलर लाइन पे तो कांस्टेंट ना। मान ले मैं इस लाइन की बात करूँ, इस लाइन की, इस पे तो जितनी थी उतनी है ना, इस पे तो कम नहीं होगी। माना आगे जाते हुए कम हो रही है, बट एक पर्टिकुलर लाइन पे तो कांस्टेंट है। ये बात समझी पहले। अब मान लो कि मैं उसको खींच के, ये एक लूप है, उसको मैं खींच के आगे की तरफ लेके जा रहा हूँ, आगे लेके जा रहा हूँ मतलब आर बढ़ा रहा हूँ, आर बढ़ा रहा हूँ मतलब आगे मैग्नेटिक फील्ड कम होगी, मैग्नेटिक फील्ड कम होगी, उसका मतलब क्या है, डॉट कम होंगे, डॉट कम होंगे तो अपने को डॉट को कम करना नहीं है, डॉट को कम नहीं करना है, तो EMF कुछ इस तरीके से इंड्यूस होगा ताकि डॉट बने। डॉट कब बनेगा, जब करंट इज़ इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जब करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, ये
एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, कुछ इस तरीके से चल रहा होगा, ऐसे ऐसे ऐसे, तो वापस डॉट बनना शुरू हो जाएगी। अगर मैं इसको माइनस आई कैप में दे दूँ धक्का, मैं इसको अंदर लेके आ रहा हूँ, तो अंदर लेके आ रहा हूँ तो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ लेके जा रहा हूँ, तो आर कम कर रहा हूँ, आर कम कर रहा हूँ तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी। मैग्नेटिक फील्ड बढ़ना मतलब डॉट का बढ़ना, डॉट अगर बढ़ रहे हैं तो मैं डॉट को बढ़ने नहीं दूंगा, मुझे क्रॉस लाना पड़ेगा। क्रॉस लाने के लिए मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चला दूंगा कुछ इस प्रकार से, ताकि अंदर आ जाए। ये शायद एक वर्टिकल प्लेन की बात हो रही है, ठीक है, एक वर्टिकल प्लेन में ऐसा ऐसे एज्यूम करना है तुझे। वो जो लूप है वो भी ऐसे है। अगर मैं उसको हाथों हाथ ऐसे ऊपर लेके जा रहा हूँ, वो जो लूप है ऐसा है, ऐसा ऐसा, उस लूप को मैं ऐसे ही ऊपर लेके जा रहा हूँ, टक 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 टक। मैंने पहले तो वो गलत बोल दिया था, वर्टिकल प्लेन तो है बट वर्टिकल ऐसे वाला है, ठीक है। तो उस लूप को अगर मैं आगे लेके जा रहा हूँ तो डॉट कम हो रहे हैं, तो कुछ ऐसा करंट जनरेट हुआ कि डॉट बढ़ जाए, तो एंटी क्लॉकवाइज करंट चलने लग गया उसमें से। अगर मैं उस लूप को अंदर लेके गया तो डॉट बढ़ रहे हैं, डॉट को बढ़ने नहीं देना है, क्रॉस बनाना है। क्रॉस बनाने के लिए हाँ, क्रॉस बनाने के लिए वापस क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलने लग जाएगा करंट, ऐसे ऐसे। बट अब मैं उस लूप को पकड़ के ऐसे ही वर्टिकली ऊपर शिफ्ट कर रहा हूँ। तो मैंने तेको बताया था कि एक पॉइंट के लिए तो मैग्नेटिक फील्ड फिक्स है ना, उस लाइन के लिए तो मैग्नेटिक फील्ड फिक्स है, तो मैं उसको ऊपर लेके जाऊँ तो मैग्नेटिक फील्ड में चेंज जीरो हो गया, तो d∅dt भी जीरो ही है यहाँ पे, तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा, तो EMF इंड्यूस जीरो और I भी जीरो होगा यहाँ पे, ठीक है। करते हैं इनको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।